हमारे साथ हैं कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश। मौजूदा लोकसभा चुनाव के बारे में हम उनसे बात करते हैं। सर, पहला सवाल ये है कि 6 चरणों का चुनाव हो चुका है, 7वें और अंतिम चरण का चुनाव होने वाला है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन फिलहाल कहाँ नजर आ रहा है? पहली तो बात कहूँगा, ये गठबंधन नहीं है, जनबंधन है। बार बार आप गठबंधन का शब्द इस्तेमाल करते हैं और बार बार मैं आपको टोकते रहता हूँ, ये जनबंधन है। 486 सीटों में चुनाव हो चुका है और अभी 57 सीटों में चुनाव होना बाकी है 1 तारीख को, खास तौर से यूपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ में। पहले 2 चरण के बाद ही मैंने ये कहा था, बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि बीजेपी दक्षिण भारत में साफ और उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत में हाफ। और उसी के आधार पर मैं 6ठे चरण के बाद में भी कह रहा हूँ कि इंडिया जनबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलना तय हो गया है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश 2019 के चुनाव की तुलना में कांग्रेस की सीटें, इंडिया जनबंधन की सीटें भारी मात्रा में बढ़ेंगे और बीजेपी का सीट घटेगा। और इसी के आधार में बार बार कह रहा हूं कि ये प्रधानमंत्री निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। हालांकि वो इससे चिढ़ गए हैं और उन्होंने इसका जिक्र किसी पब्लिक मीटिंग में भी कहा है, पर आज भी कहूँगा ये निवर्तमान है। सर, क्या कोई अंडर करंट आपको महसूस हुआ आप लोगों को कि कोई बीजेपी कह रही है कि पहले की तरह लहर है? ये लहर नहीं है, ये अगर कोई लहर नहीं है, सिर्फ निवर्तमान प्रधानमंत्री का जहर, कोई लहर नहीं है। तो नाराजगी, हकीकत है तो नाराजगी कि कुछ राज्यों में किसान नाराज हैं, कुछ राज्यों में युवा नाराज हैं, कुछ राज्यों में महिलाएं नाराज हैं, कुछ राज्यों में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग नाराज हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाराजगी महसूस हो रही है और दिखाई दे रहा है। पर ज़मीनी स्तर पर जो प्रधानमंत्री उम्मीद करते थे या निवर्तमान प्रधानमंत्री उम्मीद करते थे और पार्टी, बीजेपी पार्टी उम्मीद करती थी, ये एक लहर है, वो बिल्कुल चला नहीं है। धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। हमने चुनाव आयोग को शिकायत भी की है, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। देवी देवताओं की मूर्तियों को लेकर प्रचार किया गया है बीजेपी की ओर से। खुद प्रधानमंत्री ने अपने आप को चुनावी अभियान के बीच में कह दिया, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ। और हमारा जो कानून है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, इंसान पर लागू होता है, स्वघोषित भगवानों पर तो लागू नहीं होता है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि ज़मीन पर जो हमने महसूस किया है, हमने जो देखा है, वो बिल्कुल ये दिखाता है कि किसान, श्रमिक, युवा, पिछड़े वर्ग, सब लोग मोदी को हराने में लगे हुए हैं। क्यों कांग्रेस पार्टी और इंडिया जनबंधन को बहुमत मिलने वाला है? क्योंकि ये चुनाव एक तरह से सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच में नहीं, पर जनता और प्रधानमंत्री के बीच में है, जनता और बीजेपी के सांसदों के बीच में है। सर, चुनाव के बीच में देख रहे हैं कि शेयर बाजार में बहुत उथल पुथल मचा हुआ है, अनिश्चितता की स्थिति है। क्या कोई संकेत है या इस पर इसको थोड़ा भड़काया जा रहा है? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने भड़काया है। स्टॉक मार्केट में आप देख रहे हैं उथल पुथल। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि हमारी जो आर्थिक नीति है, जिम्मेदारी की राजनीति, ये रणनीति अपनाएंगे। हमारी आर्थिक नीति में कोई भय, आशंका पैदा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। टैक्स रेट तो बढ़ाए नहीं जाएंगे। आपने देखा है मनमोहन सिंह जी के समय जो निजी निवेश, जो अनिवार्य है जीडीपी को बढ़ाने के लिए, निजी निवेश जीडीपी का 32% हुआ करता था। मोदी सरकार के 10 साल में वो निजी निवेश का दर 27% हो गया है जीडीपी के आधार पर। एक भय का वातावरण है। जो उद्योगपति हैं वो दुबई की नागरिकता ले रहे हैं, सिंगापुर की नागरिकता ले रहे हैं, लंदन की नागरिकता लेते हैं। निवेश तो यहाँ नहीं कर रहे हैं। विदेशी निवेश भी घट रहा है और घरेलू निवेश भी घट रहा है। और ख़ास तौर से जो हमारे अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी हैं, छोटे और लघु उद्योग, उनका तो पूरा सत्यानाश हो गया है। चीन से मुफ्त बड़े उदारी के तरीके से आयात हुआ है, नोटबंदी हुई है, गलत तरीके से जीएसटी लागू किया है। तो हमारा ये कहना है कि निवेशकों को
भय करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये उथल पुथल राजनीतिक उथल पथल है। ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चाबी डाल रहे हैं शेयर मार्केट को, शेयर बाजार को। और देखिए आप 10 साल प्रधानमंत्री के मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जो आमदनी निवेशकों को हुआ है वो पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के कार्यकाल में नहीं हो पाया है। सर, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा संविधान रहा है। आप लोगों का जो आरोप था कि संविधान बदल देंगे आकर के, ये ज़मीन पर किसका कितना असर हुआ, और प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाए हैं उसका कितना असर हुआ? इस संविधान में ये लाल किताब दिखाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये है भारत का संविधान जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपनाया गया। और अपने सार्वजनिक सभाओं में राहुल जी ने इसको दिखाया और कहा हमारी पार्टी इसको बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, इसको सुरक्षित रखने के लिए हमारा चुनाव प्रचार हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो मूल सिद्धांत हैं, जिसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, पंथ निरपेक्षता, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, इससे आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी इसका समर्थन नहीं था। पहले से आरएसएस कहकर आ रहा है कि इसमें मनुवादी मूल्यों का कोई जिक्र ही नहीं है, मनुवादी आदर्शों से ये प्रेरणा नहीं लेता है। पर हालांकि मजबूरी से वो अब उनको इसको स्वीकारना पड़ता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। पर एक आपको 2 सवाल पूछता हूँ प्रधानमंत्री से, जो मैंने बार बार सवाल पूछा है कि क्या आप जाति जनगणना के पक्ष में हैं कि नहीं? क्योंकि अगर जाति जनगणना नहीं कराएंगे, सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना नहीं कराएंगे, तो पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की आबादी की जानकारी आपको कैसे मिलेगी? और आबादी के आधार पर ही आरक्षण दिया था इस संविधान के द्वारा। और दूसरा सवाल ये है कि हमारी नवी सूची में, इस संविधान में, और राहुल जी ने यह सवाल बार बार किया है, खड़गे जी ने किया है, कि इस संविधान की नवी सूची में एकमात्र राज्य है तमिलनाडु जहां 69% आरक्षण है SC, ST और OBC के लिए। वो इस संविधान में सुरक्षित रखा गया है 1994 से। क्या दूसरे राज्यों का भी अधिनियम नवी सूची में आप शामिल करेंगे? प्रधानमंत्री ने इस पर कुछ नहीं कहा है। हमने कहा है 50% की जो सीमा लगाई गई है, जिसका उल्लंघन सिर्फ तमिलनाडु में हुआ है, पार सिर्फ तमिलनाडु में हुआ है, पर वो इसमें सुरक्षित है। क्या दूसरे राज्यों का अधिनियम भी सुरक्षित रहेगा? ये सवाल तो प्रधानमंत्री, निवर्तमान प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते हैं, पर गलत तरीके से झूठ बोलकर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण देगी। हम हमेशा कहते हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सिर्फ सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर ही आरक्षण दिया जा सकता है और दिया जाएगा। सर, गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि 300 से ज़्यादा सीटें बीजेपी ऑलरेडी जीत चुकी है। आपका क्या आकलन? क्योंकि आपने ट्वीट भी किया था कि तो इंडिया गठबंधन 272 के पार है। ये तो स्वघोषित स्वयंभू चाणक्य हैं, मैं इनके बारे में क्या कहूँ। हमारे प्रधानमंत्री तो गलती से भी सच नहीं बोलते, और हमारे गृह मंत्री के मुंह से हमेशा झूठ की गंगा बहती है। तो बहुत कुछ दावे कर सकते हैं, पर हकीकत ये है कि 2004 में जैसा स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिला कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के घटक दलों को, ऐसा ही 20 साल बाद इतिहास दोहराया जाएगा 2024 को। हमें स्पष्ट और निर्णायक जनादेश जरूर मिलेगा। कल प्रधानमंत्री, निवर्तमान प्रधानमंत्री कन्याकुमारी जा रहे हैं, विवेकानंदा स्मारक जा रहे हैं। उसी विवेकानंदा स्मारक से भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने 7 सितंबर को शुरू की थी। 4000 किलोमीटर चले कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर। अभी निवर्तमान प्रधानमंत्री वहीं जा रहे हैं, उसी स्थल जा रहे हैं, उसी स्मारक में जा रहे हैं। वो सोचेंगे, मेडिटेट करेंगे कि रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूँगा। 4 तारीख को उनका रिटायरमेंट तय हो चुका है। सर, 2004 की बार बार आप जिक्र करते हैं, तो उस चुनाव के बाद एक व्यापक गठबंधन बना था, बहुत सारे दल इकट्ठा हुए थे। 2024 में जो हालात हैं, अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है कि और अन्य दलों की ज़रूरत पड़े, तो एनडीए में कुछ जो घटक दल हैं, क्या उनके लिए कोई, मैं नाम ले रहा हूँ, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, क्या उनके लिए दरवाजे खुले रहेंगे इंडिया गठबंधन के? नीतीश कुमार तो पलटी के मास्टर हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं पलटी करने में। चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे 2019 में। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा,
जब इंडिया गठबंधन को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर, मेरा शब्दों देखिए, मैं अगर नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब इंडिया गठबंधन के पार्टियों को जनादेश मिलेगा, न केवल इंडिया पार्टी बल्कि एनडीए के भी कुछ कटक दल इंडिया में शामिल हो सकते हैं, तब हाईकमांड को निर्णय लेना होगा, कांग्रेस प्रेसिडेंट को, राहुल जी को, सोनिया जी को निर्णय लेना होगा क्या उनको इंडिया में शामिल करें। आप जानते हैं इंडिया और एनडीए के बीच में क्या फ़र्क है? सिर्फ 2 शब्दों का फ़र्क है। इंडिया का पहले आई निकाल दीजिएगा, इंसानियत, तो NDIA रह गया। दूसरा आई निकाल दीजिएगा, ईमानदारी, तो क्या रह गया? NDA। ये देखिए, एक दिन वीडियो आपने देखा होगा इंटरनेट में, प्रधानमंत्री, निवर्तमान प्रधानमंत्री भारत और कनाडा के बीच में रिश्तों के बारे में एक प्रवचन दे रहे थे। A+B² = A² + B² + 2AB। ये 2AB कहाँ से आया, ये सवाल पूछ रहे थे। मैं निवर्तमान प्रधानमंत्री से ये इक्वेशन देता हूँ, इंडिया माइनस ईमानदारी माइनस इंसानियत = NDA। तो जिन पार्टियों में इंसानियत है, जिन पार्टियों में ईमानदारी है NDA में, वो इंडिया गठबंधन में शामिल हों। सर आखिरी सवाल कि किसी भी गठबंधन का नेतृत्व जो सबसे बड़ा दल है वो करता है, और एक तय है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी, तो क्या प्रधानमंत्री भी कांग्रेस का होगा, ये माना जाए? इस सवाल का जवाब आपको 8 दिन में मिल जाएगा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? इंडिया गठबंधन का ही प्रधानमंत्री बनेगा। इंडिया गठबंधन पार्टियां मिलेंगी, चुनाव तो आएगा 4 तारीख को। उम्मीद करता हूं कि 5 तारीख को उनकी बैठक होगी, नेता चुना जाएगा, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, गठबंधन की सरकार बनेगी, एक जिम्मेदार सरकार बनेगी, एक संवेदनशील सरकार बनेगी, और जो हमने गारंटियां दी हैं किसानों को, श्रमिकों को, पिछड़े वर्गों को, युवाओं को, महिलाओं को, उसको पूरा करने के लिए पहले दिन से ही हम प्रयास शुरू करेंगे। पार्लियामेंट का नज़रअंदाज नहीं करेंगे, पार्लियामेंट पर हम बुलडोज़र नहीं चलाएंगे, विपक्षी दलों के साथ उत्पीड़न की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति हम नहीं अपनाएंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ हमेशा ये हमारा जो विचार है, मैं नहीं हम का विचार है। अहंकार नहीं है हमारे पार्टियों में, हमारे नेताओं में, मैं नहीं हम, मेरा नहीं हमारा, और हम अहंकारवादी नहीं रहेंगे, झूठ जीवी नहीं रहेंगे। नहीं, आम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करिए तो उनकी भावना है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। तो इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये हाईकमांड बैठेगी, सोनिया जी, खरगे जी बैठेंगे, राहुल जी बैठेंगे, प्रियंका जी तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अभियान चलाया है, ख़ास तौर से उत्तर राज्यों में, और जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री का जवाब दिया मंगलसूत्र विरासत कर को लेकर, मैं समझता हूँ, और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। ये सब लोग बैठेंगे, ये तय करेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, पर इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री ज़रूर बनेगा। सर, आप लोग अडानी के इशू को और इलेक्टोरल बॉन्ड के इशू को बड़े जोर शोर से उठाते रहे हैं, तो क्या आज भी सरकार बनने पर आप इसकी जांच कराएंगे? इस पर आगे कोई, जैसे आप JPC का गठन किया, अडानी मोडानी के बारे में JPC का गठन होगा। एक महीने के अंदर मोडानी घोटाले को जांच करने के लिए JPC का गठन होगा, और साथ एक और घोटाला है, मोदांजलि। आपको याद है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, तो मोदांजलि और मोदानी दोनों के JPC होगा। पर ये प्रतिशोध नहीं है, ये उत्पीड़न नहीं है, पर ये हम मांग 1.5 साल से कर रहे हैं। और ये अडानी तो टेम्पो में काले धन का बोरी लाकर हमें दे रहा है, इस पर तो जांच होनी चाहिए। 8 नवंबर 2016 के बाद, नोटबंदी के बाद, इनके पास इतना काला धन कैसे आया, और टेम्पो में भी लाए? वो टेम्पो कहाँ का है, किस स्टेट में रजिस्टर हुआ है, उस टेम्पो के मालिक कौन है, इस पर तो जांच होनी चाहिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर।